May June 2022, variance 41. Okay, the duration of this paper is 1 hour. Let's start the paper. Seems like it's a titration thing. Let's see what we have in this paper. A student transfer 4.0 cm cube of aqueous potassium magnate 7. आप जानते हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की इन दिस कंपाउंड. ओके, फ्रॉम द ब्यूरेट इनटू द apparatus A. एक बात और, आप जानते हैं कि ये एक्यूरेट वॉल्यूम की मेजरमेंट है. ये आपकी ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट का टैप है, ये एक कॉनिकल फ्लास्क है और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम एक्वस पोटेशियम मैग्नेट 7 जो है वो ब्यूरेट से ड्रॉप कर रहे हैं, जिसकी हमने क्वांटिटी कितनी ली हुई है 4.0. सो वो कह रहे हैं नेम द apparatus A. दैट्स इजी, नेम A. सो A इज बेसिकली कॉनिकल फ्लास्क. Okay. A student adds 25 cm cube of dilute sulfuric acid to apparatus A. Okay. Name a suitable piece of apparatus measure the 25 cm cube of acid. Since you need to measure the non-accurate volume, number one. Number two, you need to measure the fixed value. So for fixed value, remember हमने कहा था कि हम pipette use करेंगे या measuring cylinder use करेंगे, right? So जब हमें fixed volume use करना होता है तो हम basically pipette use करते हैं, लेकिन यहाँ पर accurate volume नहीं है तो हम यहाँ पर measuring cylinder भी use कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर measuring cylinder use करेंगे. अगर ये लिखा होता 25.0 then फिर मैं pipette use करता हूँ. Measuring cylinder, okay? आप बताइए यहाँ पर कि ये एक नॉट एक्यूरेट वॉल्यूम है और मैंने आपको पढ़ाया था कि जब नॉट एक्यूरेट वॉल्यूम होगा तो आप हमेशा मेजरिंग सिलेंडर यूज करेंगे. नेक्स्ट इज द स्टूडेंट हीट्स द मिक्सचर इन apparatus A until it reaches 60 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा. Name a suitable piece of apparatus to measure the temperature. To measure the temperature, we always use thermometer. Okay. Part D. The student places apparatus A containing a hot mixture on a white tile. Add 10 cm cube of aqueous glucose to apparatus A. Start a stopwatch. Stopwatch is used to measure the time. Okay. Stopwatch हम किस लिए use करें बेटा? To measure the time. यहाँ लिख देते हैं कि भाई हम stopwatch क्यों use कर रहे हैं? To measure time. Now the next is stir the content of the apparatus A and record the temperature. So why are we stirring the content? What is the purpose of this? To mix well. Number one, stir करने का मकसद ये होता है कि आप अच्छे से उसको मिक्स कर लें. स्टर करने का मकसद ये भी होता है फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट. ओके. स्टॉप द स्टॉप वॉच when the color changes, यानी मैं टाइम नोट करूंगा, record the time taken. All right. The student does this experiment at 5 different temperatures. The results are shown in the table. तो आपके पास टेम्परेचर है, आपके पास टाइम है. So obviously examiner ने हमसे कहा है a grid to plot the result is shown, और grid plot करनी थी तो obviously जो टेम्परेचर है it has to be on the x axis. मैक्सिमम टेम्परेचर जो वो 55 है आपके पास. ऑल राइट. और मिनिमम 20 है, तो इसका मतलब मैं एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को रखूंगा. ऑल राइट. और वाई एक्सिस के ऊपर बेसिकली क्या है मेरे पास, मैक्सिमम टाइम जो है वो मेरे पास 150 सेकेंड्स है. तो मैंने 200 रखा हुआ है यहाँ, तो इसका मतलब वाई एक्सिस के ऊपर टाइम होगा. एंड ऑब्वियसली जब टाइम होगा तो इन सेकेंड्स होगा, तो यूनिट मेंशन करें. यहाँ पर यूनिट मेंशन करें इन डिग्री सेल्सियस. यूनिट मेंशन करना जरूरी है अलोंग विद द
लेबलिंग। ओके, तो मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया है ऑब्वियसली आपके रेफरेंस के लिए। एंड यू नो गाइस दैट आई हैव अ वेरी वेरी बैड आई साइट, तो रीडिंग आई साइट, तो मेक श्योर कि आप इसको एक मरतबा खुद से भी बना के देखें सो दैट यू विल गेट द एक्यूरेट वैल्यूज। मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया है, मुझे लगता है कि ये मैंने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन आप फिर भी चेक कीजिएगा, बना के जरूर देखिएगा। ऑलराइट, ठीक है, मतलब स्केच की शेप यही होगी मोर लेस। Let's move on to the next part. Label the axes on the grid. That's what I did. Include the appropriate units. I did that. Plot the result on the grid. I did that. Draw a curve of best fit. तो curve of best fit है तो मैंने curve of best fit ही बनाया आपके लिए। फिर वो कह रहे हैं use the graph to determine the time taken at 25 degrees Celsius. So determine the time at 25 degrees Celsius. तो at 25 degrees Celsius ये 25 डिग्री सेल्सियस है और मेरा पॉइंट यहाँ पर आया है, तो मेरे पास टाइम आ रहा है तकरीबन ये 60 है, ये 80 है, तो ये हो जाएगा 64, 68, 72, 76 एंड देन 80 आई बिलीव। तो 76 आ रहा है मेरे पास, आई थिंक सो। आप चेक कीजिएगा फिर भी। सही है। टेम्परेचर, अच्छा फिर वो कैन एक्सटेंड योर कर्व of the best fit to determine the temperature at which the reaction takes 180 seconds. तो मैंने इसको एक्सट्रापोलेट किया, एक्सटेंड किया, मेरे पास 150 तक का था, मैंने यहाँ से इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, और यहाँ से एक्सटेंड किया, तो टेम्परेचर मेरे पास आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इस टेम्परेचर रेंज के अंदर आप देखिए, अच्छा एक मिनट, होल्ड ऑन अ सेकंड, ये मैंने एक्सटेंड किया यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर मैंने इसको एक्सटेंड किया, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया जहां से मैं टेम्परेचर को नोट डाउन कर सकता हूँ। तो मेरे पास टेम्परेचर यहाँ से कितना आ रहा है, तकरीबन 19 और 20 की रेंज में आ रहा है मेरे पास, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 19 से 20, मेरे पास 19 आ रहा है तो मैं 19 लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं क्वेश्चन में सजेस्ट व्हाई एन एक्सपेरिमेंट एट 70 डिग्री सेल्सियस इज नॉट डन। 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। आप जानते हैं कि जब 70 डिग्री सेल्सियस होगा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, और आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो उसका टाइम मेजर करना मुमकिन नहीं होता, तो ऑब्वियसली 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टाइम मेजर नहीं किया जा सका होगा, जिसकी वजह से हमने ये प्लॉट नहीं किया इसको। तो वो सजेशन कह रहे हैं, तो सजेशन लिख के देते हैं। एट 70 डिग्री सेल्सियस rate of reaction is faster, hence cannot find out the time, or cannot determine the time. Okay, I hope it makes sense to you. That's a very simple question number one. Let's move on to the next question. Next question के लिए हमारे पास is saying a student has a mixture of solid ionic compound. That's the important statement कि सारे ionic compounds हैं और ionic compounds हमेशा solid state में exist करते हैं। The student adds mixture to the beaker with water and stir the content of the beaker. Again stirring आ रही है, stir क्यों कर रहे हैं? To mix well. जो mixture है उसमें यकीनन compounds होंगे, ionic compounds होंगे, वो mix हो जाएं बहुत अच्छे से। To mix well or to dissolve well. Okay. The beaker contain a colorless solution and an insoluble black solid. That's important. Black solid. अगर आपको याद हो, black solid हमारे पास कॉपर ऑक्साइड होता है ना, और इसके अलावा ब्लैक सॉलिड सिल्वर ऑक्साइड भी कह सकते हो, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। और कलरलेस सोल्यूशन तो बहुत सारी चीज़ों के हो सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी इसको देखते हैं आगे एग्जामिनर हमें क्या कह रहे हैं, तो फिर कलरलेस सोल्यूशन को भी ऑब्जर्व कर लेंगे, जज कर लेंगे।
Draw a diagram to show how the students separate the colorless solution from the black solid. Label the apparatus, the black solid and the colorless solution in your diagram. आप जानते हैं कि ये आपके पास इनसॉल्युबल है और आप जानते हैं कि ये सॉल्युबल पार्ट है, सही है? तो ये सॉल्युबल है और आप जानते हैं ये इनसॉल्युबल है, राइट? सॉल्युबल और इनसॉल्युबल को सेपरेट करने के लिए हम हमेशा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं, राइट? फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए क्या जरूरी होता है कि आप एक फिल्टर फनिल लें, सही है? आपकी फिल्टर फनिल आ गई। इस फिल्टर फनिल को आप किसके अंदर रखें? कॉनिकल फ्लास्क में। सो ये आपका फिल्टर फनिल आ गया और ये आपकी कॉनिकल फ्लास्क आ गई। एंड ऑब्वियसली इस फिल्टर फनिल के ऊपर हम फिल्टर पेपर भी तो रखेंगे, सही है? तो वो हमसे कह रहे हैं कि आप बताइए। चलें ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ बता देते हैं कि जी यहाँ पर क्या है हमारे पास। तो ये हमारे पास है ब्लैक सॉलिड, ओके, और ये हमारे पास क्या है? कलरलेस सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में जो सॉल्युबल पार्ट होता है विच इज योर कलरलेस सॉल्यूशन, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, और जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है जो कि फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है उसको हम कहते हैं रेजिड्यू। तो आप कह सकते हैं कि ये रेजिड्यू है, ओके, और आप कह सकते हैं कि ये फिल्ट्रेट है। एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, ओके। The student test colorless solution as shown in the table. Okay, तो colorless solution के test करने, complete the table. All right. Add dilute hydrochloric acid followed by aqueous barium chloride. Okay, that's interesting. कार्बोनेट आयन है मिक्सचर के अंदर, तो जब किसी भी मिक्सचर में कार्बोनेट आयन हो और आप एसिड ऐड करें तो ऑब्वियसली ब्रिस्क एफरवेसेंस रिलीज होती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शो करती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ओके, सो हम यहाँ पर कहते हैं bubbles of gas is given off which turns lime water milky। ओके, तो कंक्लूजन क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड is given off, ओके, एंड ऑब्वियसली वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें सल्फेट आइंस भी हैं। तो जब सल्फेट आइंस होंगे और आप बेरियम आइंस ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो आप बताइए व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। ओके, दो डिफरेंट चीजें थी, दोनों डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दिए। तो एक जगह आ गया आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, एक जगह आ गया। अब वो कह रहे हैं एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वार्म द मिक्सचर। तो जब आप वार्म करते हैं मिक्सचर को and as a result of that mixture contain ammonium ions। oh तो look what we did in the class मैं repeat करता हूँ। when any ammonium salt react with any alkali under heat then always ammonia gas is given off and ammonia gas changes damp red paper into blue। तो observation मेरे पास क्या होगी? gas is given off which turns damp
red litmus into blue, और कंक्लूजन क्या होगा? अमोनिया गैस इज फॉर्म, या अमोनिया गैस इज रिलीज्ड, अमोनिया गैस is given off. Okay, now the next is add dilute nitric acid followed by aqueous silver nitrate. So हमने acidified solution of AgNO3 ऐड किया है और हमें pale yellow precipitate मिले हैं, इसका मतलब iodide ions होंगे. Okay, हम्म तो हम यहाँ लिखते हैं येलो प्रेसिपिटेट्स मिल गए, तो हम ये लिखेंगे iodide ions present. Hmm. एंड ऑब्वियसली जब आप एसिड ऐड करेंगे तो इस कार्बोनेट की वजह से एफरवेसेंस भी तो रिलीज होंगी ना यहाँ से. हम ये कह सकते हैं कि भाई एफरवेसेंस रिलीज हो रही है, कि कार्बोनेट आयन स्टिल तो होंगे. यहाँ लिख देते हैं एफरवेसेंस. एफरवेसेंस लिखेंगे या बबल्स, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. एफरवेसेंस इज गिवन ऑफ. ठीक है, कार्बोनेट तो सैंपल में थे, तो जैसे आप एसिड करेंगे तो ये एफरवेसेंस भी देंगे. फिर जब आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट देंगे, इसका मतलब आयोडाइड आयंस है. ठीक है, okay. Use the conclusion from test 2 and 3 only to name an ionic compound in the mixture. Test 2 and 3 only. Test 2 से आपको मिल गए अमोनियम आइंस और टेस्ट 3 से आपको मिल गए आयोडाइड आइंस, दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो आपको मिल जाएंगे अमोनियम आयोडाइड. आप जानते हैं ना अमोनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1, और आयोडाइड के ऊपर भी चार्ज कितना होता है? -1. तो आप चार्जेस को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा NH4I. तो वो कह रहे हैं नेम आयोनिक कंपाउंड, तो मुझे नेम लिख के देना है, तो इसका मतलब मैं फॉर्मूला नहीं दे सकता, बट उस फॉर्मूले को हम नाम देंगे अमोनियम iodide. The student test the insoluble black solid as shown in the table. Okay, complete the table. That's a very different sort of salt analysis and identification of cations and anions. That's very, very different. That indicates that you should have a very sound knowledge of this, and also you should have a very sound practice on this. Anyhow, let's start with with this table. Put black solid into dilute sulfuric acid and warm the mixture. Black solid dissolves and a blue solution is formed. तो अगर black solid dissolve हुआ और blue solution form हुआ है तो इसका मतलब जो आपका black solid था वो आपका copper 2 oxide था, and that's what I've told you. A copper 2 oxide is present. Okay, उसके बाद वो कह रहे हैं टू सम ऑफ द ब्लू सॉल्यूशन फ्रॉम टेस्ट 1 एट aqueous sodium hydroxide drop by drop until it is in excess. A light blue precipitate is formed which is insoluble in excess. तो इसका मतलब क्या होगा भाई? तो तो हम इसमें भी लिखेंगे बेटा यही, कि blue solution contain copper ions या copper 2 ions. Okay, उसके बाद वो कह रहे हैं टू सम ऑफ द ब्लू सॉल्यूशन फ्रॉम टेस्ट 1 एट एक्वस अमोनिया ड्रॉप ड्रॉप अंटिल इट इज एक्सेस. तो अगर आपके पास कॉपर आयंस अवेलेबल हैं और आप एक्वस अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में ऐड कर रहे हो
तो आपके पास light blue precipitates will turn into dark blue solution. ठीक है, लाइट ब्लू precipitates होंगे, dissolves in excess aqueous ammonia to give a dark blue solution या deep blue solution. Okay, that's the end of question number 2. Next question, question number 3, seems like it is planning and analysis. Anyhow, let's start. A student has 3 colorless organic liquid. My goodness, that's related to organic chemistry. W, X, and Y. One is an alkene, one is an alcohol, and one is a carboxylic acid. Okay, चलें समरी दे देता हूँ आपको, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है. But the student does not know which liquid is which. Okay, तो alkene भी liquid है, alcohol तो होता ही liquid है, और carboxylic acid भी liquid है. All of them are liquid. All of them are labeled with W, X and Y, लेकिन कौन सा W क्या है या X, Y, Z क्या है ये नहीं पता हमें. Describe a series of tests to determine which liquid WXY is an alkene, which is the alcohol, and which is the carboxylic acid. Each liquid may be identified by the positive test. You are provided with separate sample of liquid W, X, and Y. Acidified aqueous potassium magnate 7, aqueous bromine, solid calcium carbonate, the apparatus normally found in school and college laboratory. In your description, answer description of the test, the apparatus needed for the test, how the result of the test are used to identify W, X, and Y, safety risk that is involved in doing one of the tests, and precaution to avoid the risk. Okay, that's crazy. That's interesting. At the same time, it is very, very difficult for the students कि वो इसको manage करें. बहरहाल हम बता देते हैं, इसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. मैं आपको एक छोटी सी समरी देता हूं पहले तो, ठीक है. समरी ये है कि मेरे पास एल्कीन है, ठीक है, फिर मेरे पास अल्कोहल है, और मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है. मैंने ऑर्गेनिक ऑब्वियसली आपको पढ़ाई है, तो आपको अंदाजा है कि मैंने काफी डिटेल से करवाया काम आपको ऑर्गेनिक में. एंड ऑब्वियसली मैं उस डिटेल को अब यहाँ यूज करूंगा, वो डिटेल थी इसलिए. सही है, ऑलराइट. ओके, यहाँ हम यूज कर लेते हैं रिएजेंट, और आपको पता है ना रिएजेंट किसे कहा था हमने, रिएक्टेंट्स को. तो मैं सबसे पहले यूज कर लेता हूं सोडियम. सोडियम का एल्कीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होता है रिएक्शन, और दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. इसका मतलब मैं इस रिएजेंट के थ्रू इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता. इसको मैं यूज नहीं करूंगा इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए. अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए सोडियम यूज नहीं करूंगा, ठीक है. एल्कीन तो डिस्टिंग्विश हो जाएगी. देखो टेस्ट इसमें भी पॉजिटिव आएगा, राइट. अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट इसमें भी पॉजिटिव आएगा, टेस्ट इसमें भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव आएगा, तो एल्कीन डिस्टिंग्विश हो जाएगी. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, राइट. मुझे इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है, तो मैं सोडियम मेटल को लीस्ट प्रायोरिटी दूंगा फिलहाल. आगे चलते हैं. हम यूज कर लेते हैं एक्वस ब्रोमीन, और आप जानते हैं कि एक्वस ब्रोमीन एल्कीन में पॉजिटिव टेस्ट देगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं देगा. वन मोर थिंग, इसी के साथ अगर मैं होल्ड ऑन अ सेकंड, इसी के साथ अगर मैं KMnO4 भी यूज कर लूं, तो आप जानते हैं KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एल्कीन KMnO4 से रिएक्शन करके डायोल्स बनाता है, तो कलर ऑब्जर्वेशन वुड बी पर्पल टू कलरलेस. यहाँ पर कलर ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ऑरेंज टू कलरलेस या रेड ब्राउन टू कलरलेस. एंड ऑब्वियसली अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, तो रिएक्शन यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, ये भी आ जाएगा. इसका मतलब अगर मैं एक्वस ब्रोमीन लूं तो उससे KMnO4 लूं तो एल्कीन और अल्कोहल दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये नेगेटिव हो जाएगा. सही है.
चलें इसको पहले तो बना देते हैं आपके लिए, फिर उसके बाद व्हाट्स लेफ्ट इन द कैल्शियम कार्बोनेट। ओके ओके ओके, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट लूं तो कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली ना एल्कीन से रिएक्शन करेगा, ना अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, ना कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा। इसका मतलब मैं एक काम करता हूं, मैं WXY इन तीनों में सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करता हूं। उप्स, माय बैड, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एफरवेसेंस आ जाएंगी, वो बॉटल पता चल जाएगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की है। एग्री? ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड डिटरमिन हो जाएगा इफ यू यूज कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम सबसे पहला क्या करते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर लेते हैं। उससे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कंफर्म हो जाएगा हमारे पास। ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट भी बताना है। टू द सैंपल बल्कि इस तरह क्या करें, टेक some amount of W, X, and Y in the test tube. Add calcium carbonate in all three test tube. Only W shows effervescence, this indicates that W contain carboxylic acid. ओके, तो मैंने W में कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। अब W तो कंफर्म हो गया, X और Y क्या हो गया, एल्केन और अल्कोहल, दोनों में से कोई एक होगा। सो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे टेक some amount of X and Y in the test tube, at given of four test tubes, both test tubes shows purple to colorless, indicate both have either alkene or alcohol। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, take some amount of liquid X and Y, liquid X and Y in test tube, add few drops of aqueous bromine,
test tube Y shows no reaction. Test tube X, चलो अच्छा, test tube Y shows no reaction, hence this contain alcohol because alcohol का कोई reaction नहीं होता, while test tube X shows orange to colorless, जिसको हम red brown to colorless भी कहते हैं, shows orange to colorless, shows that this test tube contain alkene. ठीक है, तो एक बात तो पता चल गई कि W जो है उसमें आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपके पास टेस्ट ट्यूब Y जो है उसमें आपके पास कोई रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब उसमें अल्कोहल है, और जो X है उसने कलर ऑब्जर्वेशन शो करी, इसका मतलब उसके पास एल्कीन है। अच्छा, ये तो हो गया। अब मसला एक और, उन्होंने मुझसे कहा है कि सेफ्टी रिस्क बताओ इन्वॉल्व इन डूइंग वन ऑफ द टेस्ट एंड प्रिकॉशन टू अवॉइड द रिस्क। तो आप सब जानते हैं कि ये जो पोटेशियम मैग्नेट 7 होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एसिड है, और ये दोनों के दोनों कोरोसिव होते हैं। तो जब भी सब्सटेंसेस कोरोसिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, तो हम सेफ्टी गॉगल्स यूज करते हैं, हम केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स यूज करते हैं। ऑलराइट, सो हम बताएंगे यहाँ पर एग्जामिनर को, यहाँ पर बताएंगे कि एसिड्स एंड KMNO4 are corrosives, so we need to wear safety goggles. Okay, and also use chemical resistant gloves. Okay, अच्छा, एक और बात याद रखिए, आप जानते हैं कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं, और आप जानते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्लेमेबल होते हैं। सो मुझे इन तमाम ऑर्गेनिक लिक्विड्स को फ्लेम से दूर रखना है, बंसन फ्लेम से दूर रखना है। ठीक है, ये भी लिख दीजिए। सिंस इट हैज 8 मार्क्स तो मैं मार्किंग स्कीम नहीं बता, हम अपना पूरा आंसर लिखेंगे। हम कहेंगे कि ऑल ऑर्गेनिक लिक्विड्स आर फ्लेमेबल चाहिए, सो keep them away from Bunsen flame, your Bunsen burner flame. Okay, I hope it makes sense to you. Okay, let's move on to the next question. Question number 4. Question number 4 is basically a student determine the concentration of aqueous sodium hydroxide by titration with citric acid, and citric acid is organic acid. So citric acid is organic acid, obviously it is a weak acid, और आप याद रखिएगा कि ये alkali है, and obviously it is a strong alkali. Okay, the student record the mass of an empty beaker and then add solid citric acid. Record the mass of the beaker and the citric acid, यानी ये है
mt, ये है m1, ये है m2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास डेल्टा m आ जाएगा, विच इज m2 माइनस m1, एंड दैट शोज सिट्रिक एसिड का मास. ओके, याद रखिएगा ये बात. Add distilled water to the beaker and stir the mixture until all the citric acid dissolves. Transfer all of the aqueous citric acid to the beaker into a 250 cm cube volumetric flask. Obviously हमें dilution करनी है. Okay. फिर वो कह रहे हैं fill the volumetric flask up to the mark with distilled water and shake the flask to make the solution P. Use measuring cylinder to add 25.0 cm cube of P into the conical flask. Since it is an accurate volume, I am surprised कि examiner ने measuring cylinder क्यों use किया है. It can be burette. All right. So this might be the source of error. Okay, can use burette or pipette. Can use pipette because एक fixed volume आप use कर रहे हैं और accurate volume है. Can use pipette. So this might be the source of error. जब किसी भी एक्सपेरिमेंट में एरर्स जनरेट होते हैं तो अनोमलस पॉइंट्स भी जनरेट होते हैं. ठीक है, तो एग्जामिनर उसकी भी डिस्कशन कर सकता है. क्योंकि एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, क्योंकि एक एक्यूरेट वॉल्यूम है, तो आई कैन यूज पिपेट. उसने यूज किया मेजरिंग सिलेंडर, तो इसका मतलब वो यूज तो कर रहा है मेजरिंग सिलेंडर और एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में यकीनन कोई ना कोई सोर्स ऑफ एरर जनरेट हो सकता है. तो एग्जामिनर इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं आपसे. इसका मतलब आपने बहुत केयरफुली हर चीज देखनी है. एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द फ्लास्क. अब वो कह रहे हैं फ्यू ड्रॉप्स. सही है, ज्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. इस बात का भी ख्याल रखिएगा. ठीक है, यानी हम बहुत एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं. एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है यहाँ पर कि आपने बहुत 2-3 ड्रॉप से ज्यादा ऐड नहीं करना. ठीक है, नेक्स्ट. fills the burette with aqueous sodium hydroxide and record the initial volume in the burette. Okay, add NaOH to the flask until the indicator changes color. Record the final volume of the burette. क्या एग्जामिनर ने हमें कोई इंडिकेटर दिया? नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं दिया, लेकिन हम जानते हैं कि ये वी स्ट्रॉन्ग एल्कली और ये वीक एसिड है. यानी एसिड और एल्कली की टाइट्रेशन, तो वी कैन यूज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, वी कैन यूज फिनोक्सीन इंडिकेटर. ऑल राइट. The student repeats step 6 and 9 3 more times. Okay, the student uses the incorrect piece of apparatus to measure the volume. देखें आ गया ना, ये रहा, ये आ गया. वो कह रहे हैं identify the incorrect piece of apparatus and suggest a more accurate piece of apparatus. So incorrect piece of apparatus आपके पास कौन सा होगा? Measuring cylinder. ओके, उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? एक एक्यूरेट और फिक्स वॉल्यूम को मेजर करने के लिए पिपेट. Explain why the content of the volumetric flask are shaken in step 5. So I've told you so many times कि हमें कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना होता है, इसलिए. ऑलराइट, टू मिक्स the content well. ठीक है, और उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में ये होगा कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो इवन होगी. दिस मेक्स द concentration of solution is even. Explain why indicator is needed in step 9. आप जानते हैं कि इंडिकेटर का फंक्शन क्या होता है? टू डिटरमिन द एंड पॉइंट. ओके, सो इंडिकेटर का फंक्शन क्या होता है? टू फाइंड द एंड पॉइंट. रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम एंड पॉइंट कहते हैं. ठीक है, सो हम यहाँ लिख देंगे indicator is used to find the end point of the reaction.
to find the end point of the reaction. Okay. Next. Okay. The diagram shows the masses on the electronic balance. ये मास ऑफ एम्प्टी बीकर है, ये आ गया, और ये मास ऑफ बीकर प्लस सिट्रिक एसिड है, ये आ गया। तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ सिट्रिक एसिड एडेड टू द बीकर। तो ऑब्वियसली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मास ऑफ सिट्रिक एसिड आ जाएगा। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रोसीजर में भी बताया था कि मास ऑफ सिट्रिक एसिड मुझे डिटरमिन करना है। सो ये बेसिकली आपका हो गया M1, ये बेसिकली आपका हो गया M2। तो M2 माइनस M1 करोगे तो मास ऑफ सिट्रिक एसिड आ जाएगा। तो ये है आपके पास जनाब 50.32 माइनस 45.36, तो ये हो जाएगा आपके पास 50.32 माइनस 45.36। oh my goodness, 50.32 minus 45.36 is going to be 4.96 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4.96 ग्राम। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिट्रिक एसिड एडेड टू द बीकर, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट्स ट्रिकी, 3 सिग्निफिकेंट में आंसर देना है, कोई इशू नहीं है। सिट्रिक एसिड का MR इज आल्सो गिवन, सो नॉट एन इशू। मास ऑफ सिट्रिक एसिड हमें मालूम है, MR ऑफ सिट्रिक एसिड पता है, मोल्स आ जाएंगे। तो मोल्स ऑफ citric acid 4.96 divided by 192. So 4.96 divided by 192 is going to be 0.0253 moles, और हमसे कह रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट में आंसर दो, तो ये हो जाएगा 0.0258 मोल्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सिट्रिक एसिड इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये जो मोल्स थे हमारे पास, ये 25 cm क्यूब में थे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो होल्ड ऑन अ सेकंड, 0.0258 0.0258 ओके। तो सीन कुछ ऐसा है कि ये जो मोल्स आपने निकाले थे, ऑब्वियसली ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर निकाले थे आपने, है ना, और वो 250 cm क्यूब में थे। ये मोल्स आपने 250 cm क्यूब में निकाले, कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 cm क्यूब में थी। So 250 cm cube of citric acid has how much moles? 0.0258 moles. Okay. 1000 cm cube में कितने होंगे? क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो तो आपको 1000 cm cube में डिटरमाइन करनी होती है, which is equals to 1 dm3. So मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1000 से डिवाइड करता हूँ, 0.0258 multiplied by 1000 divided by 250 cm cube. So आपके पास, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.1032 मोल पर डीएम क्यूब। हमें आंसर 3 सिग्निफिकेंट में देना है, तो ये हो जाएगा 0.103 ओके मोल पर डीएम। ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ओके, ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैंने किया क्या था। मैंने किया ये है कि मेरे पास एक खाली बीकर था, मेरे पास एक खाली बीकर था, ठीक है। मैंने उस बीकर के अंदर मास थोड़ा सा ऐड कर दिया, ये आ गया मास, ठीक है। फिर मैंने इस बीकर के मास को उठाया
डिसॉल्व करके एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस किया 250 cm क्यूब। फिर मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लिया, ठीक है। सो ये तुम्हारे पास क्या था, एम्प्टी बीकर। ये तुम्हारे पास क्या था, अगर तुम्हें याद हो, बीकर प्लस सिट्रिक एसिड। ये तुम्हारे पास क्या थी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑफ 250 cm क्यूब। और इसमें तुमने कितना वॉल्यूम लिया था, इसमें से 25 cm क्यूब, ठीक है। और फिर तुमने इसको टाइट्रेट करवाया था, ऑलराइट। तो जो 25 cm क्यूब में मोल्स हैं वही 250 में होंगे, तो कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 cm क्यूब से कंपेयर किया। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट, the diagram shows parts of the burette with the liquid level at the beginning and the end of titration. Okay, initial burette reading 4.12 दी हुई है और फाइनल है 35। 1 2 3 4 5 6 7 35.7। so 35.7 minus 4.2 is going to be 31.5। okay. Best titration results. Oh, seems like there are so many biased titration results. बेटा बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स के लिए जरूरी है कि डिफरेंस जो है वो 0.1 cm क्यूब का हो। तो इन दोनों के दरमियान भी 0.1 cm क्यूब है और इन दोनों के दरमियान भी 0.1 cm क्यूब है। तो इसका मतलब मैं चेक इस पे भी लगाऊंगा, इस पे भी लगाऊंगा, इस पे भी लगाऊंगा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। इन दोनों के दरमियान भी 0.1 cm क्यूब का डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान भी 0.1 cm क्यूब का डिफरेंस है। ऑलराइट, तो चेक तीनों पे लगेगा। पार्ट एच, the table shows the results. The 3 titrations. Complete the table by taking the best titration results. Explain why you have taken these values. Explanation. मैंने आपसे कहा कि डिफरेंस जो है वो डिफरेंस आई थिंक 0.1 cm क्यूब का है, राइट। यहाँ से आए तो 0.2 है, बट यहाँ से यहाँ है तो 0.1 है, और यहाँ से आए तो भी 0.1 है। तो अगर मैं इसको इस तरह से देखूँ कि ये दोनों 0.1 और ये दोनों 0.1, तो डिफरेंस इज बेसिकली 0.1। तो मैं ये बताऊंगा, टिक तो मैंने लगा दिए, मैं बताऊंगा कि all values must be exist within 30.9 and 30.8.1. All values must be exist within 0.1 cm cube range. So experiment 2 and experiment 4 exist within 0.1 cm cube range. Wait. 31.5 minus 4.2. Oops. ठीक है, सही करें।
आई थिंक सो, ये नहीं होना चाहिए। सही है। मेरे ख्याल से ये दो बेस्ट टाइट्रेशन रीडिंग्स हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान डिफरेंस 0.1 का है, 30.7 एंड देन 30.8। लेट मी चेक वन थिंग। 30.7 and 30.8, यस। और मैं ये भी नहीं लिखूंगा, चल, मोर देन इनफ है। 30.7 and 30.8 is the right answer. Okay. वो कह रहे हैं यूज द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स टू कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज। तो मेरे पास 30.7 और 30.8 है। Ouch. तो 30.7 और 30.8, होल्ड ऑन, 30.7 plus 30.8 divided by 2, 30.75 आ रहा है मेरे पास अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन तीनों को लेता हूँ तो चेक करते हैं क्या आ रहा है। वेट फॉर एक मिनट। 30.9 प्लस 30.7 प्लस 30.8, ये हो गया आपके पास डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 30.8। ओके, तीनों को लेना पड़ेगा इसलिए क्योंकि दैट्स अ ट्रिकी पार्ट, बिकॉज मैं तो 0.1 cm क्यूब को देख के बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो इसका आंसर आ रहा है 30.75, और 30.75 नहीं लेते हम कभी भी, ठीक है। 0.1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो इसका मतलब मुझे इसको भी लेना पड़ेगा। और 0.1 cm क्यूब रेंज में ये ठीक मैंने लिखा हुआ है, बट इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास फिर आंसर कुछ इस तरह से आएगा। दैट्स वेरी डिफरेंट। तीनों को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 30.8। पहले आ रहा था 30.75 विच वाज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट है। इसका मतलब मुझे इन तीनों को लेना है। सो गाइस, आप बहुत ध्यान से सुने। मैंने इनिशियली ये तीनों को लिया था और मैंने रीजन दी थी कि भाई ये दोनों 0.1, ये दोनों भी 0.1, विच वाज करेक्ट एक्चुअली, और मैंने उसको यहाँ लिखा। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये दोनों ऑलमोस्ट 0.1 के डिफरेंस से हैं, बट इनकी जो एवरेज वैल्यू है वो गलत आ रही थी। इसका मतलब मुझे एवरेज वैल्यू को इस तरह से लिखना होगा, एंड फॉर दैट आई विल यूज दिस वन एज वेल, ठीक है। तो बहुत केयरफुली चेक कीजिएगा ये सारी चीजें। यूज योर आंसर टू एफ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिट्रिक एसिड इन 25 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन पी। ये है जनाब आपके पास मोल्स, और 25 cm क्यूब में कह रहे हैं। सो 0.0, होल्ड ऑन अ सेकंड, 0.0258 into 0.0258 into, ओके, सही है। सो बेसिकली मेरे पास ये जो मोल्स थे ये 25 cm क्यूब में है। हाँ, ये लिखा हुआ भी है 25 cm क्यूब। सही है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि 250 cm क्यूब कंटेन 0.0258 moles, right? And we need to find out in 25 cm cube. तो 25 cm क्यूब में कितने होंगे? तो ये हो जाएगा 0.0258 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 250। सो मेरे पास आंसर आएगा 2.58 इंटू 10 to the power -3 moles. Okay. Next, the equation for the reaction between citric acid and NaOH is shown. Calculate the number of moles of NaOH that react with citric acid in 25 cm cube. तो भाई इसमें 3 मोल है, इसमें 1 मोल है। आपने कितने मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं सिट्रिक एसिड के, इतने, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो मोल्स ऑफ NaOH आ जाएंगे, राइट। सो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं तो ये आ जाएगा
ठीक है, तो ये हो जाएगा C6H8O7, ये 1 मोल है, और NaOH जो है वो 3 मोल है। तो अगर आपके पास हाउ मच मोल्स 2.58 इंटू 10⁻³ मोल्स थे। तो बताइए मोल्स कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 7.74 इंटू 10⁻³ मोल्स। ओके, फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ NaOH। ये 25 cm³ में निकालें तो 1000 cm³ में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 25। ओके, wait, hold on a second. Let me. Am I wrong? Am I doing something wrong? Calculate the concentration in mole per dm cube of NaOH. NaOH का वॉल्यूम कितना था मेरे पास? 30.825. Okay. So ये जो मेरे पास मोल्स आए हैं सिट्रिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद हैं, ओके, 7.74 एक्सपोनेंट -3 इंटू into 250 divided by 25. All right, guys. So we need to find out the concentration and in mole per dm cube. So ये जो हमारे पास मोल्स आए हैं ये कितने वॉल्यूम में हैं? ये हमने एवरेज वॉल्यूम जो लिया था दैट इज 30.8 cm³, राइट? इतने हैं। सो हम यहाँ लिख देते हैं आपको कि 30.8 cm³ of NaOH contain how much moles? 7.74 into 10⁻³ सो अगर मुझे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको 1000 cm³ से कंपेयर करूंगा। सो 1000 cm³ से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 0.2512, तो 0.2512, ओके, मोल पर dm³. And the next part, 25 cm³ of NaOH is added to an excess of iron 2 sulfate. The equation for the reaction is shown. इसको हम कहते हैं precipitation reaction, क्योंकि iron 2 हाइड्रोक्साइड के precipitates हो रहे हैं इन दोनों के साथ रिएक्शन करने पे। तो वो क्या भी रहा है? precipitate is formed. Use the equation and your answer from 1 to calculate the number of moles of this. That is me. Okay. So आपके पास 1000 cm³ के अंदर ये है आपके पास अमाउंट, और वो कह रहे हैं कि मोल्स डिटरमिन करो। ओके, so moles of NaOH. Okay, चलें। ओके, मेक सेंस नाउ। मेरे पास 25 cm³ ऑफ NaOH है, ऑलराइट। तो 1000 cm³ में इतने मोल्स हैं, 25 में कितने मोल्स होंगे पहले ये देखते हैं। चलो देखते हैं कि 1000 cm³ contain 0.2512 मोल्स, और आपने एक्सेस NaOH यूज किया था 25 cm³, उसमें कितने होंगे?
So you get a 0.2512 into 25 divided by 1000. So it's going to be 6.28 into 10 to the power minus 3 moles. Okay. ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया इसमें। दूसरा स्टेप देखिए, हम सब जानते हैं कि NaOH और FeOH टेकन 2 के दरमियान रेशो कितना है, 2:1 का। सो अगर आपने 6.28 into 10 to the power minus 3 मोल्स कैलकुलेट किए तो बताइए ये कितना होंगे। तो मोल्स ऑफ आयरन 2 हाइड्रो ऑक्साइड कितने हो जाएंगे, मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी 3.14 into 10 to the power minus 3. So you get 3.14 into 10 to the power minus 3. Okay. State the color of the precipitates. तो बेटा iron 2 hydroxide green color का होता है, तो हम लिखेंगे green precipitates. Okay. That's the end of question number 3. That's a lengthy question, and that's some of the parts are really, really tricky. Let's move on to question number 5. Let's see what we have in this question. Hopefully, कोई अच्छा question होगा. A student measured 25 cm cube of 1 mole per dm cube HCl into the glass beaker. इसका मतलब मुझे यहाँ पर concentration भी given है HCl की, मुझे volume भी given है, इसका मतलब I can find the moles. फिर वो कह रहे हैं measure the temperature of the hydrochloric acid. That is my initial temperature, guys. Remember, ठीक है, reaction करने से पहले. So that is my initial temperature before experiment. Initial temperature before experiment. Okay. उसके बाद वो कह रहे हैं at 30 cm cube of excess aqueous potassium hydroxide into the glass beaker, record the maximum temperature the mixture reaches. That is my final temperature या maximum temperature. Okay, it doesn't make any difference after experiment. So इन दोनों को use करूंगा तो temperature change आ जाएगा या rise in temperature आ जाएगा. The diagram shows the initial and final temperature. Okay. Use the diagram to complete the table. That's 19 degrees Celsius. Okay. So initial temperature है मेरे पास 19 degrees Celsius. Initial temperature is 19 degrees Celsius. तो मैं लिखूंगा 19.0 degrees Celsius. Oops, गलत जगह पे लिख दिया. 19.0 degrees Celsius और final temperature है 28. तो ये हो जाएगा 28.0. The difference is going to be how much? 9.0. Okay. Difference तो पता है ना कैसे निकालेंगे? 28.0 minus 19.0. So it's going to be 28 minus 19 is going to be 9.0 degrees Celsius. Okay. Use the information in the table A to suggest what type of reaction is taking place. So आप सब जानते हैं rise in temperature हो रहा है तो exothermic reaction होगा. Okay. अच्छा, अगर नहीं भी पता चल रहा तो कैसे पता चलता है? मैंने बताया है कि भाई ये एसिड है, ये एल्कली है. एसिड एंड एल्कली का रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. सो आप यहाँ लिख सकते हैं, बल्कि हम इसको थोड़ा बेहतर करके लिख सकते हैं. एक्सोथर्मिक बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन is always exothermic. Okay, ये ज्यादा बेहतर है sense as compared to this one. Okay. Next, the student repeats the experiment using 2 mole per dm cube instead of 1 mole per dm cube HCl. Okay. Concentration बढ़ा दी, मतलब कहने का ये. The volumes are kept constant. The aqueous potassium hydroxide is still in excess. Predict the temperature change
in this new experiment? Explain your answer. जब कंसंट्रेशन डबल होगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर भी डबल होगा। तो अगर 1 मोल पर डीएम क्यूब पे 9 डिग्री सेल्सियस आया चेंज, तो 18 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा होगा। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे इफ कंसंट्रेशन इज डबल, so temperature change is also doubled. Okay, so prediction क्या होगी मेरी? 18 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्लेनेशन तो यही है, इसी को उठा के कॉपी कर देते हैं। तब लिखिए since the concentration increases from 1.0 mole per dm cube to 2.0 mole per dm cube, that is doubling the concentration. Doubles the temperature change. Doubles the temperature change. Okay, कोई भी शॉर्ट वर्ड नहीं लिखेंगे आप, कंप्लीट स्टेटमेंट्स देंगे, कंप्लीट वर्डिंग्स लिखी होंगी, कंप्लीट टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है आपने। द टेम्परेचर चेंज मेजर्ड इज लोअर देन एक्सपेक्टेड, सजेस्ट रीजन फॉर द टेम्परेचर चेंज बीइंग लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो जाहिर सी बात है एंथैल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट लॉस हुआ होगा। हीट लॉस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, next suggest an improvement to the experiment which will make the measured temperature closer to the expected value. जाहिर सी बात है इस हीट लॉस को रोकना चाहते हैं, इस हीट लॉस को रोकने के लिए मैं प्लास्टिक कप यूज करूंगा विद बीकर यूजिंग लैगिंग, यानी प्लास्टिक कप के अंदर प्लास्टिक कप को बीकर में रखूंगा, बीकर और प्लास्टिक कप के दरमियान लैगिंग यूज करूंगा सो दैट ये हीट लॉस प्रिवेंट हो जाए। सो मैं यहाँ लिखूंगा यूज पॉलीस्टाइरीन कप्स, पॉलीस्टाइरीन का मतलब प्लास्टिक कप्स, with the beaker and insulate it by using legging. Legging कॉटन होती है आपकी, कॉटन वूल होती है, ठीक है, by using legging. Okay, so that's the end of the paper.